हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम स्पेशल क्लासेस में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 28 पढ़ेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ग्रामीण विकास योजनाएं केंद्र सरकार की सब देख रहे हैं, जो भी योजना और कार्यक्रम है। और इसमें आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे इस योजना का, यानी केंद्र सरकार की योजना का। दोस्तों, 2014 और उसके बाद की योजनाएं अब आपकी शुरू होंगी और इस वीडियो में हम 2014 की सभी योजनाएं कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने 2014 से पहले जो भी योजनाएं आपकी केंद्र सरकार की रही हैं और कार्यक्रम रहे हैं, उनका वीडियो बना दिया है, उसको जरूर देखिएगा, पीडीएफ से पूरा पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 2014 और उसकी बाद की योजनाएं। यहाँ पर दोस्तों इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर, जिससे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके यहाँ पर कवर होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो केंद्र सरकार की योजना 2014 की है, इसमें सबसे पहली योजना आपकी देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आपकी योजना एक है। देखिए इसकी घोषणा 2014 में हुई थी, लेकिन इसकी जो स्टार्ट हुई है वो 1 जुलाई 2015 से ये योजना आपकी स्टार्ट हुई। तो मेन डेट जो आपकी है ये 1 जुलाई 2015 ही है। और इसकी शुरुआत जो आपकी की गई थी ये नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। देखिए 2014 के बाद मोदी सरकार यहाँ पर बनी है, यानी मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद से काफ़ी योजनाएं यहाँ पर लाई गई हैं, इसलिए 2014 और उसके बाद की सभी योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ से सर्वाधिक आपकी योजना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो यहाँ की योजनाएं काफ़ी अच्छे से आप कवर कीजिएगा। तो देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई है किस कान से हुई है, तो यहाँ पर पूरा लिखा गया है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य क्या है, बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर नागरिकों को अपनी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना है। यानी जो भी योजना और जो भी सेवाएं हैं सरकार की यहाँ पर, वो सब ऑनलाइन यहाँ पर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य आपका रहा है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का। क्योंकि पहले योजना जो भी आती थी वो आप ऑफलाइन देखते थे, उसके लिए काफ़ी फॉर्म भरना पड़ता था, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ता था। लेकिन अब सब काम क्या हो गया है, धीरे धीरे आप सब ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं। सब कुछ ऑनलाइन भरा जा रहा है, फॉर्म कोई भी सरकारी योजना का हो, और डॉक्यूमेंट अपलोड भी आपका ऑनलाइन ही हो रहा है। तो ये सब जो है चीज़ करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लाया गया था। इसके अलावा जो है डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए भी इस योजना ने काफ़ी योगदान दिया है। यहाँ पर देखिए डिजिटल इंडिया के जो स्तंभ है, टोटल यहाँ पे देखिए इसके जो 9 स्तंभ है, इसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिजिटल इंडिया में कितने स्तंभ है, नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, संख्या ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए देख लेते हैं। ई क्रांति आपका हो गया है। ई क्रांति के अंतर्गत देखिए क्या क्या किया गया है इसमें। तो इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो आपकी सरकारी सेवाओं की जो पहुंच है वो जनता तक पहुंचाना है। ठीक है, ई गवर्नेंस वगैरह इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सरल शासन सुशासन की डिलीवरी ई क्रांति के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। इसके अलावा सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी और ई शासन, ये भी इसके अंतर्गत है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सभी के लिए सूचना, इस स्तंभ का उद्देश्य भारतीय लोगों के उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्वितरण के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा तैयार किए गए विश्वसनीय डेटा का खुलापन और पहुंच प्रदान करना है। यानी मुख्य रूप से वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर क्या है, सूचना वगैरह उपलब्ध कराना, ये सब यहाँ पर कार्य इसके तहत किया जाता है। इसके अलावा देखिए चौथा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हो गया। इसके अलावा नौकरियों के लिए आईटी, तो जो भी काम यहाँ पर किया जा रहा है देखिए सब लगभग आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें हो सकती हैं वो सब इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। प्रारंभिक फसल कार्यक्रम, यहाँ पे देखिए फसल का मतलब ये कृषि वाला फसल यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रारंभिक फसल कार्यक्रम हो गया। इसके अलावा ब्रॉडबैंड हाईवे, ब्रॉडबैंड सेवा जो आपकी जैसे होती है, जो घरों में केबल लगाई जाती है या वाईफाई के थ्रू जो सेवा दी जाती है इंटरनेट की, उसको ब्रॉडबैंड सेवा कही जाती है। और इसके अलावा मोबाइल कनेक्शन के लिए यूनिवर्सल एक्सेस, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। तो ये टोटल 9 यहाँ पर आपके स्तंभ थे। इसको एक बार पीडीएफ से रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा यहाँ पर डिटेल इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसका डेट जरूर ध्यान रखिएगा, और इसमें 9 स्तंभ थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम देखते हैं डिजिटल इंडिया के। यहाँ पे देखिए योगदान देख लीजिए क्या है, इस योगदान को जरूर आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इससे सिंपल क्वेश्चन आपका आएगा। स्टेटमेंट बेस 4 ऑप्शन होंगे और उसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन डिजिटल इंडिया का योगदान नहीं है, या कई तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। 2 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से पूछेगा आपका डिजिटल इंडिया के योगदान के बारे में। तो इस तरह क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरोग्य सेतु जो जारी किया गया है, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डिजिटल इंडिया का ही एक आगे है। जैसे अब मान लीजिए कि कोविड-19 का दौर जब आपका आया तो डिजिटल इंडिया का जो यहाँ पर कार्यक्रम लाया गया था उसी के तहत इसको शुरू किया गया है। यानी डिजिटल इंडिया यहाँ पर नहीं रहता तो ऐप की यहाँ पर संभावना या लोगों को जानकारी यहाँ पर नहीं रहती। लोगों को जानकारी यहाँ पर डिजिटल जो इंडिया आया था उसके तहत जानकारी काफ़ी हो गई। घर घर तक आपका देखिए हर चीज़ ऐप के बारे में यहाँ पर जानकारी मिली, इंटरनेट सेवा की पहुँच हुई। तो इस कारण से ये भी सफल रहा। इसके अलावा
आपका इनाम यहाँ पर आपका है, ई संजीवनी है, माई जीओवी ये वेबसाइट आपकी है और इसमें तरह तरह के कार्यक्रम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिजिटल इंडिया के तहत ये सब योगदान की चीज़ें हैं। दोस्तों ये जो आपका लिखा गया है इसका संबंध नीचे योजना जो आपकी है प्रधानमंत्री जन धन योजना उससे है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसके बारे में देख लीजिए क्या लिखा गया है। देखिए जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब शुरू हुआ था। इसका देखिए 2024 यानी अभी, ठीक है 2024 को 2024 में इसका 10 साल पूरा हो गया है। अब किस डेट से ये स्टार्ट हुई थी अभी हम लोग डेट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2024-25 में वो 3 करोड़ से अधिक खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो पीएम जनधन योजना मुख्य रूप से आप सभी को पता है कि खाता खोलने की योजना आपकी लाई गई थी, सभी को याद होगा और काफ़ी लोगों ने खुलवाया भी होगा। इसके तहत खाता जीरो बैलेंस पे ये खाता खुल रहा था। तो देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना को, देखिए यहाँ पर 28 अगस्त 2014 को योजना लॉन्च हुई थी, यानी कि 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी तो 28 अगस्त 2024 को इसका कितना हो गया है, 10 साल पूरा हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन का एक प्रयास रहा है। देखिए इसका जो है रिकॉर्ड ये इसके अंतर्गत हुआ था, यानी कि कहने का मतलब है सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन का मतलब है खाता खोलना एक प्रकार से वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है, बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत। तो सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन था और इसका जो है रिकॉर्ड ये आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज हुआ था कि इतने ज़्यादा खाता खोल लिए गए इस योजना के अंतर्गत कि ये गिनीज रिकॉर्ड बन गया यहाँ पर, ठीक है। और लॉन्च आप मोदी द्वारा किया गया है 28 अगस्त 2014 को। उद्देश्य सभी को आपको पता ही है, मेन उद्देश्य आपका क्या है कि इसके द्वारा खाता खोला गया है और उसमें साथ ही खाता खोलने के साथ साथ बीमा भी साथ ही उसमें आपका इंक्लूड था। इसके अलावा रुपे क्रेडिट कार्ड यहाँ पर दिया, रुपे डेबिट कार्ड यहाँ पर इसके तहत दिया जाना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जन धन खाता जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्य क्या क्या थे, यानी जो खाता खोला गया उसके अंतर्गत क्या क्या है। तो देखिए प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक खाता हो, ठीक है। इसकी परिकल्पना की गई थी कि हर घर में पहले क्या था कि जब ये योजना नहीं आई थी इससे पहले काफ़ी लोगों के जो है घरों में ही खाता नहीं था, यानी कि कहने का मतलब पूरे परिवार में से एक भी व्यक्ति के पास कोई बैंक का खाता नहीं था, ठीक है। गाँव की बात कर लें या गरीब परिवार की बात कर लें तो उनके पास खाता नहीं था। लेकिन ये योजना आने के बाद से कई करोड़ों यहाँ पर जनसंख्या ऐसी थी जिन्होंने खाता पहली बार यहाँ पर खुलवाया इस योजना के तहत। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रत्येक परिवार को केवल एक खाते में 1000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करना है, ठीक है। इसका ये भी एक लक्ष्य था, ठीक है, या इसी के अंतर्गत योजना के अंतर्गत ये भी शामिल है, ठीक है, कि एक परिवार में एक खाते पर 10,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको दी जाएगी और महिला वहाँ पर यदि महिला खाता है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसके अलावा वित्तीय साक्षरता, बीमा, ऋण तक पहुँच और पेंशन योजना को सुनिश्चित करता है ये। इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख दुर्घटना बीमा कवर भी इसके अंतर्गत शामिल है, यानी जैसे आप जीरो बैलेंस का खाता यहाँ पर खुलवाते हैं तो आपका 1 लाख का दुर्घटना बीमा यहाँ पर हो जाता है खाता खुलवाने के साथ ही। रुपए डेबिट कार्ड जब आपको मिल जाता है तो ये आपका दुर्घटना बीमा भी उसी में शामिल हो जाता है। और डेबिट कार्ड किसका मिला है, रुपए का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और खाता खोलने का देखिए मुख्य मकसद क्या था यहाँ पर, डिजिटल खाता होगा तो कोई भी सरकारी धन हस्तांतरण सीधे आपका डीबीटी यहाँ पर होगा। कहने का मतलब है जैसे कि किसी योजना के लाभ के लिए कोई एक व्यक्ति है, उसको योजना का लाभ चाहिए तो सरकार जो ऊपर बैठी है वो डायरेक्ट उसके खाते में पैसे भेज देगी। मेन मकसद इसका ये था। पहले क्या था, किसी के पास खाता नहीं था तो क्या है अधिकारियों को पैसे भेजा जाता था, अधिकारी फिर उस लाभांशी यानी कि जो गांव का या कोई भी व्यक्ति शहर का भी कोई लाभांशी व्यक्ति है, लाभार्थी है, तो उसको वो सरकारी अफसर पैसे देता था। उसमें से क्या था कि पैसे का इधर उधर भी होना हो जाता था या घूस वगैरह चलती थी, लेकिन अब डायरेक्ट सरकार आपके खाते में भेज दे रही है। तो यहाँ पर ये योजना लाने का मुख्य मकसद ये भी था एक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य सुनिश्चित करना कि बहिष्कृत वर्गों जैसे कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग जैसे बुनियादी बचत, ऋण पोषण, बीमा, पेंशन योजना जैसे विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो सके। यानी इन लोगों की जो कमजोर वर्ग है उनकी पहुंच आसानी से इन सब चीज़ों तक हो सके, ठीक है, जिससे वो आसानी से लाभ ले सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं PMJY योजना के सिद्धांत क्या क्या थे। तो इसके देख लीजिए सिद्धांत क्या है, बैंक रहित बैंकिंग हो गई थी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति न्यूनतम कागजी कार्य KYC आवश्यकताओं में छूट की KYC, जीरो बैलेंस और शून्य शुल्क के साथ एक मूल बचत खाता खोल सकता था। आरक्षित को सुरक्षित करना, यानी आपके पास जो पैसा है वो आप आसानी से यहाँ पर क्या है कि आप अपने बैंक खातों में जमा कर सकते थे। गैर वित्त पोषित वित्त पोषण
यहाँ पे देखिए अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे सूक्ष्म बीमा, खपत के लिए ओवरड्राफ्ट, माइक्रो पेंशन और माइक्रो क्रेडिट, ये भी इसमें शामिल है। तो ये सब चीज़ें थी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शामिल की गई थी। दोस्तों यदि आपको बीपीओ का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो 299 का मात्र है, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। इसको आप ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ से हो जाएगी। इस नंबर पे आप पेमेंट करके व्हाट्सएप इसी पे कर दीजिएगा तो आपको हम पेड बैच में ऐड कर लेंगे। यदि आप केवल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 110 आप पे कर दीजिए, आपको टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया आपका सभी परिवारों के लिए बैंकिंग सुविधाओं का सार्वभौमिक पहुंच हो गया, 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा हो गई, ग्रामीण स्तर पर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम हो गया, ओवरड्राफ्ट खातों में चूक होने पर क्रेडिट फंड की गारंटी का दिया गया है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में व्यापार प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वावलंबन जैसी पेंशन योजना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 2,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट में कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं और PMZY का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज है। तो ये टोटल आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री डिजिटल योजना के बारे में आपका पूरा था। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट योजना आपकी है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसकी डेट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है। तो 25 सितंबर 2014 ये डेट आपकी थी जब योजना शुरू की गई है और इस योजना के माध्यम से क्या किया जाना था, कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों की संख्या में कमी लाने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। यानी कि यहाँ पर क्या था कि आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना था। ठीक है, योजना के 2 घटक, एक शहरी घटक का कार्यान्वयन केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और दूसरा घटक जो ग्रामीण था वहां पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखिए दो योजनाएं जो थी इनको मिलाकर आपका ये योजना बनाई गई है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जिसमें से एक शहरी योजना आपकी थी जिसका जो है कौन किसके द्वारा देखा जा रहा है, तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, और जो ग्रामीण योजना थी वो देखा जा रहा है आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। यानी कि दो मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत जो है देख रही हैं या शामिल है। देखिए जो योजना यहाँ पर थी ये दिया गया है शहरी आजीविका मिशन के रूप में भी जाना जाता है किसको, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को। और ये योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो 2 योजनाओं की बात की गई है वो ये है आपकी, एक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और दूसरी ग्रामीण आजीविका मिशन, इनको एकीकरण किया गया है और इसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो इसकी डेट याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 वही डेट है जो ऊपर आपकी है और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ये छोटी सी योजना है, इसके बारे में ज़्यादा आने के चांस कम है, इसमें केवल डेट ध्यान रखिएगा, डेट आ सकता है। ये योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक भाग है जो ग्रामीण परिवारों की आय में विविधता को जोड़ने के लिए दोहरे उद्देश्य के साथ काम करती है और ग्रामीण युवाओं के करियर की आकांक्षाओं को पूरा करती है। स्किल इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में ये योजना मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज कई जो है योजनाएं हैं उसके साथ ही मिलकर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो लाया गया है उसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेक इन इंडिया जो स्कीम लाया गया था, निवेश हो गया, कौशल विकास हो गया और नवाचार, इसको प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या शुरू कब किया गया था, 25 सितंबर 2014, डेट जरूर ध्यान रखिएगा। और नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ये योजना आपकी लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेक इन इंडिया के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं वो दिया गया है। तो मेक इन इंडिया भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण और सेवाओं में समर्पित निवेश के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। ठीक है, मेक इन इंडिया मतलब यहाँ पर देखिए क्या है इसका, विनिर्माण का मतलब है देश के अंदर ही क्या है कि फैक्ट्रियों की स्थापना करना। ठीक है, विनिर्माण यानी उत्पादों का यहाँ पर फैक्ट्रियों के द्वारा उत्पादन, ये सब आपका जो इसके अंतर्गत है शामिल किया गया था। यानी कि जो जितनी भी उत्पादन की जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है वो भारत में ही यहाँ पर क्या हो, उत्पादित हो या यहीं पर उनकी स्थापना हो। रूप से जो विदेशी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका क्या है भारत में ही आकर उनकी स्थापना हो और वहीं पर भारत में ही वो सेवाएं हो गई या कुछ भी हो, उत्पाद अपने हो, वो यहीं पर उत्पादन करें। तो ये मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पे देखिए इस योजना के कारण भारत अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए विदेशी निवेश के मामले में सिर्फ यहाँ पर गंतव्य रूप के उभर कर आ गया सामने। यानी मेक इन इंडिया के तहत कई कंपनियां जो बाहर विदेश की थी वो भारत में आई। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसके कुछ और अन्य भी उद्देश्य दिए गए हैं, इसको रीड कर लीजिएगा PDF से, ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस योजना का लक्ष्य ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए
मेक इन इंडिया का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये इसका लोगो है, मेक इन इंडिया के तहत रखा गया था। और भारत में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का प्रवर्तन, ठीक है। इसके अलावा भारत में उत्पादों का निर्माण और दुनिया भर में उत्पादों को बेचना, ठीक है। यानी कि भारत में ही उत्पाद का उत्पादन करना और उसको फिर बाहर उसका क्या है उसको एक्सपोर्ट करना, ठीक। 10 मिलियन से अधिक लोगों के लिए रोजगार अवसर पैदा करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए योजना आपकी जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो योजना लाई गई थी लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना को शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। सभी योजनाएं जो आप पढ़ रहे हैं उसको एक शॉर्ट रूप में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नाम देकर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नहीं तो योजना का पता होते हुए भी आप आंसर नहीं कर पाए। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का बाध्य किया गया था, जिसमें से एक को 2016 तक प्राप्त किया जाना था। इसके बाद 5 ऐसे आदर्श ग्राम प्रति वर्ष होंगे, 2024 तक चयनित और विकसित किया जाएगा। तो कुल मिला के सांसदों द्वारा, ठीक है, 3 आदर्श ग्राम विकसित करने के लिए इसके तहत लाया गया था ये योजना जो थी, यानी कि आदर्श ग्राम बनाना था सांसदों द्वारा, ये ध्यान रखिएगा और डेट ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इस तरह 2024 तक हर सांसद द्वारा कुल 8 गाँव का विकास किया जाना निर्धारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसके उद्देश्य दिए गए हैं। तो उन प्रक्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए जो चिन्हित ग्राम पंचायतों को समग्र विकास की ओर ले जाता है, यानी ग्राम पंचायत यानी गाँव के विकास के लिए मुख्य रूप से योजना आई थी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य कुछ और भी दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा। जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन स्तर में सुधार लाना, ठीक है। एक और ग्राम पंचायत को प्रचित करने के लिए स्थानीय विकास के स्कूलों के रूप में पहचाने गए आदर्श ग्रामों को पोषण करना, तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव का चयन करने के लिए मानदंड क्या होना था, ये पूरा यहाँ पर दिया गया है मानदंड। यहाँ से ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन एक बार इसको रीड जरूर कर लीजिएगा PDF से। ये पूरा आपका है, या तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके यहाँ पर रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी यहाँ पर पूरा आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। पूरा एक एक लाइन हम यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। मेन है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, मेन चीज़ें यहाँ पर हमने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए अनुदान। देखिए अब इसके लिए देखिए योजना शुरू की गई है तो इसके एक अनुदान की व्यवस्था की गई, क्योंकि सांसद अब थे तो सांसद यहाँ पर अनुदान इसके द्वारा लेंगे और उसके द्वारा यहाँ पर पूरा अपना आदर्श ग्राम क्या है बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, मतलब अनुदान की आवश्यकता कहाँ से उनको पड़ेगी। तो जो इसके जो अनुदान की घोषणा थी अलग से कुछ नहीं इसके लिए करना था कि आप कोष बनाइए या धन इकट्ठा करिए, जो वर्तमान चीज़ें चल रही थी उन्हीं का यूज करके, ठीक है, जो वर्तमान योजनाएं चल रही थी उन्हीं का यूज करके इसके अंतर्गत अनुदान लेना था, यानी उन्हीं योजनाओं को इस तरह लाना था। जैसे अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो ये आप किसी सांसद ने एक ग्राम को गोद लिया हुआ है तो इस योजना के तहत उस ग्राम में सड़क बना दे। तो अब अनुदान क्या था, इसका अनुदान यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो अनुदान यानी कि जो बजट इसके अंतर्गत मिला हुआ है सड़क बनाने का, वो अनुदान अब आपका किसमें, सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल हो गया, ठीक है। तो इसका अनुदान का मतलब ये है, अलग से कोई अनुदान यहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन, जिसको NAM कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 सितंबर 2014 को हुई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। और यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू किया गया था और आयुष मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। देखिए वर्तमान में इसे आयुष मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। और राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, जिसको आयुष नाम दिया गया है, चिकित्सा पद्धति का विकास करना, ठीक है। ये इसका मुख्य मिशन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन का जो मिशन है यहाँ पे देख लीजिए, नाम जरूर ध्यान रखिएगा किसका, आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा। कितने हो गए यहाँ पर देखिए, एक तो आपका आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, 2, 3 सिद्ध हो गया और 4 होम्योपैथ हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, आयुष इससे मिलकर बना है, ठीक है। पहले नाम सभी के लिए गए हैं और उनसे ये अंग्रेजी का जो बनाया गया है आपका आयुष। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत आयुष अस्पतालों, औषधालयों का उन्नत करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष सुविधाओं के साथ एक साथ रखना और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। कहने का मतलब है जो आयुर्वेदिक आपकी होती हैं, यूनानी और ये सब होती हैं, इनका भी क्या है, इनके जरिए भी इलाज करना, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर आप अंग्रेजी दवा जो खाते हैं, ठीक है, वही आप एलियोपैथी खाएं। ये सब चीज़ें जो है जो आपकी आयुर्वेदिक हो गई, यहाँ पर यूनानी, होम्योपैथी हो गई, इन दवाओं का भी यहाँ पर क्या है बढ़ाने के लिए, इनका सेवन करने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया था, इसीलिए ये मिशन आपका आया था और सरकार ने इसे 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया है, ठीक है।
आयुष का अर्थ यहाँ पर देखिए पूरा दिया गया है हमने, पूरा आपके लिए यहाँ पर दे दिया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें आयुर्वेद आपका है, योग है, देखिए आयुर्वेद और योग यहाँ पर योग अलग है, तो यहाँ पर 5 चीज़ें आपकी हो जाएगी। प्राकृतिक चिकित्सा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्ध हो गया, और ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है, पूरा यहाँ पर मतलब दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए आयुष मिशन के घटक दिए गए हैं, तो इनको देख लीजिएगा। जैसे कि आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधा की सही स्थापना, आयुष अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना, किस लिए कि ये दवाएं जो आपकी हैं इसके तहत जो दवाएं हैं उसकी पूर्ति हो सके, ठीक है। और इसके तहत अस्पताल की भी स्थापना करना था। इसके अलावा आयुष शिक्षण संस्थानों का भी उन्नयन यहाँ पर करना था, जो भी शिक्षण संस्थान है आयुष के अंतर्गत उनको लाना था, और उसमें ये जो आयुष के अंतर्गत जो चीज़ें हैं उनकी यहाँ पर क्या है, उनका उन्नयन करना है, यानी उसमें कोर्स में शामिल करना, ठीक है। औषधीय पौधों की खेती और संवर्धन, ठीक है, और प्रयोगशाला जिसके अंतर्गत आपका औषधि परीक्षण हो सके, जो इसके अंतर्गत शामिल हो, ठीक है। आयुष के अंतर्गत जो चिकित्सा कौन कौन सी है, आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सेवा, रिक्पा और होम्योपैथी, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये सब इसके क्या थे, उद्देश्य, मिशन के घटक थे, उद्देश्य थे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों योजना आपकी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी आपकी 3 सितंबर 2024 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना बिहार से किया था इस योजना का शुभारंभ। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ध्यान रखिएगा, उसका शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, DDUGJY। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या था, ये योजना क्या थी। तो योजना का उद्देश्य ग्रामीण घरों में 24/7 निर्बाध बिजली की आपूर्ति करना था, ठीक है। और यह योजना ज्योति राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जगह पर लाई गई थी, और तत्कालीन पीएम प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने शुरू किया था, यानी कि शुरू में ये शुरू की गई थी। अब इसका नाम क्या हो गया था आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसकी शुरुआत 3 सितंबर 2024 को हुई थी। तो डेट ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या था, सभी गाँवों में बिजली पहुँचाना, मुख्य उद्देश्य यही था, यही ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 1 मई 2018 तक सभी गाँवों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना था। इसके अंतर्गत अन्य भी कुछ उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं, और मेन यहाँ पर देख लीजिए केंद्र और राज्य का अनुपात 75:25 यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत की गई थी। छोटी सी योजना आपकी है, हालांकि विद्युत से संबंधित एक योजना आपकी ये है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्वच्छ भारत मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हमने पिछले चैप्टरों में विस्तृत जानकारी दी है, पूरा का पूरा एक चैप्टर ही इसका अलग है, ये योजना में शामिल नहीं है, पूरा एक चैप्टर ही आपका इसके लिए अलग है, जिसमें यहाँ पर जो आपके ग्रामीण और शहरी दोनों आपके स्वच्छ मिशन जो है उसमें शामिल किया गया है। तो उसको विस्तृत रूप से आप देख लीजिएगा, पिछले क्लास में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। यहाँ पर हम शॉर्ट में देख लेते हैं। शॉर्ट में आपका क्या है, 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू की गई थी योजना स्वच्छ भारत मिशन। उद्देश्य क्या था, खुले में शौच की समस्या खत्म करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, गांव में खुले शौच से मुक्ति, नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधीकरण, शहरी स्थानीय निकायों को क्षमता प्रदान करना, ठीक है। तो ये सब इसके अंतर्गत किया गया था। ध्यान रखिएगा 2019 तक 100 मिलियन से ज़्यादा घरों में शौचालय बनाए गए, 6 लाख से ज़्यादा गाँव में खुले शौच से मुक्त किया गया। तो ये योजना आपकी थी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट योजना जो आपकी है श्रमेव जयते योजना, छोटी सी योजना है, इसका बस आप डेट ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। यहाँ पर देख लीजिए इसकी डेट है 16 अक्टूबर 2014 को योजना शुरू की गई थी। कहाँ, दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना का शुभारंभ किया गया। तो पूरा नाम इसका क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, ठीक है। तो ये एक योजना है, इसका मकसद क्या था, श्रम कानूनों और प्रक्रियाओं में सुधार करना, ठीक है। मकसद यानी उद्देश्य ध्यान रखिएगा, आपका पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि श्रमेव जयते योजना का उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन में एक उद्देश्य आपको सही टिक करना होगा, या डेट आ सकती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट योजना की वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।